अभी हम लोग ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। एक तरीका तो हमें आता है, क्या वो फ्री बॉडी डायग्राम बना, क्या था उसमें, था इसमें कि एक टेंशन T है और एक फोर्स F है और एक वेट W है जो कि 5G है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करते थे, कहते थे कि ये T है, ये F है और ये 5G है और दिया गया है कि एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। अब फर्स्ट मेथड सबसे इजी, जय श्री लेमी बाबा बोल के लेमीज थ्योरम लगाते हैं। लेमी बाबा का मेथड लगाएंगे तो क्या कहेगा, ये हमें क्या निकालना है F, तो हम कहेंगे बाय लेमीज थ्योरम दिव्यज्योति बेहरा अभी आ रहा है, क्लास खत्म होने तो फिर गाली करते हैं, अभी गाली रिकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे बाय लेमीज थ्योरम F बाय साइन ये पूरा एंगल होता है 150 इज इक्वल टू 5G बाय साइन ये पूरा एंगल 120, मतलब F बाय साइन 150 होता है 1/2 और 5G होता है 50 बाय √3/2। मारपीट करो, मिल गया F इज इक्वल टू 50 बाय √3 न्यूटन। लेमी बाबा का मेथड है, F पता करना था। सेकंड मेथड सिग्मा F0 सिग्मा F0 कर सकते हैं, तुम लोग करोगे, जगह नहीं है तो मैं दूसरा वाला मेथड में करता हूं। एट इक्विलिब्रियम, यहां पर जो पॉइंट है A, सेंटर है C, ये पॉइंट है B, सबको मैं नाम दे देता हूं। हम जानते हैं सिग्मा MP इज इक्वल टू 0, मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट P इज 0। P क्या है, मैं ले लेता हूं B में ले लिया, P पॉइंट को B में ले लिया, ये पॉइंट पे भी मोमेंट 0 होगा। जब हम ये पॉइंट में मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे सारे फोर्सेस का, हम तो देख रहे हैं कि हमारा फिगर में जो फोर्सेस है वो कुछ ऐसा, F है, ये 50 है, ये टेंशन है, ऐसा। अब ये पॉइंट में जब मोमेंट निकालेंगे हम देखेंगे कि T के चलते यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं बन रहा है। Why? Because the force is passing through this point. अच्छा, T के चलते कोई मोमेंट नहीं बन रहा, F के चलते तो बन रहा है, W के चलते तो बन रहा है, ठीक है। तो कहेंगे कि नेट मोमेंट 0 है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज मोमेंट, तब जाके हम कहेंगे टोटल मोमेंट 0 होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट B पॉइंट में F कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, F इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो घड़ी के उल्टा चल रहा है, तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो F इनटू क्या डिस्टेंस है, ये AB लिख देंगे बाद में, अभी फिलहाल तो लिख दो AB, BA ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। कौन क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वेट कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस पॉइंट में यहां से खींचोगे तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे लाने की कोशिश करेगा। कितना मोमेंट, इट इज W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W। ये क्या है तो दिया नहीं, लेट अस अस्यूम द रेडियस इज R, अस्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, तो क्या हो गया W इनटू R। ना हमें R मालूम है ना हमें BA मालूम है, लेकिन अगर हम ABC ट्रायंगल को देखेंगे, ABC ट्रायंगल को देखेंगे, ये 60 डिग्री है ना, ये R है, AB पता करना है, तो हम कहेंगे ये 60 डिग्री है, तो आप कहोगे क्या हो गया, tan 60 इज इक्वल टू AB बाई R, tan 60 होता है 1/√3, तो AB क्या हो गया, tan 60 होता है √3, तो AB क्या हो गया √3R। सो क्या मिलेगा, F इंटू √3R इज इक्वल टू W क्या था 5 kg का है भाई, मास होगा 50, तो वेट होगा 50, तो 50 इंटू R
एक आर दूसरा आर को खा गया, एफ का वैल्यू मिला 50/√3 न्यूटन। अब ये तरीके से भी निकाल सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सपोज ये एक लाइट बार है, लाइट बार मतलब जो अंधेरे में भी उजाला दिखता है, नहीं, लाइट बार मतलब मासलेस बार, जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है, मासलेस बार है ए बी। और इस बार से यहां से कोई थ्रेड लगा के कोई एक ब्लॉक 4 kg का मैं झुला दिया हूं, तो ये बार को ऐसे मैं छत से टांग दिया हूं, ऐसे। आओ नाउ ये बार तो रहेगा, कहां जाएगा, इधर रेस्ट नहीं रहेगा। द बार इज इन इक्विलिब्रियम। द लाइट बार मतलब मासलेस बार, लाइट बार इज एट रेस्ट। अच्छा, तो मान लो कि ये डिस्टेंस है L और दिया है कि ये डिस्टेंस है 3L, ऐसे करके दिया है, ठीक है, दिया। फाइंड टेंशंस इन थ्रेड्स 8A and B। A और B में जो थ्रेड है उसका टेंशन बताओ। तो वी नो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ ए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द डंडा। डंडे के ऊपर एक फोर्स आया TA और एक फोर्स आया TB और एक आया यहाँ का वेट, कितना, 4G। लेमिस थ्योरम तो नहीं लिख सकता क्योंकि द फोर्सेस आर नॉट कंकरेंट, फोर्सेस कंकरेंट नहीं है। और हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये वेट बीचों बीच होता, बीच से खींचते तो शायद इसमें और इसमें टेंशन बराबर होता। अगर इसके बगल से खींचेंगे तो इसमें टेंशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। अब ये 4G B एंड के आसपास है तो आप कहोगे पक्का जो निकलने वाला है TB ज्यादा होगा, इधर कम होगा, है ना। तो TA TB बराबर नहीं है, लेमिस थ्योरम से काम नहीं बनेगा। सिग्मा F(x0) सिग्मा F(y0) करते हैं तो चलो देखते हैं। If I choose this as my x-axis, this as my y-axis, तो सिग्मा Fy is equal to 0, upward force is equal to downward force, that is TA plus TB is equal to 4G, call it equation 1। लेकिन इसमें से मिलेगा क्या? सिग्मा F(x0) करने के लिए तो कोई फोर्स नहीं है x डायरेक्शन में, मर गए। अब क्या करें, हमें TA और TB चाहिए और मिल रहा है एक इक्वेशन। हाँ, हमारे पास एक तीसरा मेथड भी है, मास्टर की लगाते हैं इसमें। क्या, ये रेस्ट में है मतलब घूम नहीं रहा है, मतलब किसी भी एक पॉइंट में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस मस्ट बी 0 किसी भी पॉइंट में। हम कह सकते हैं कि सिग्मा MA इज इक्वल टू 0, मतलब क्योंकि MA भी तो नहीं घूम रहा है ना, इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट A, सिग्मा MA इज इक्वल टू 0, मतलब मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट A इज 0। तो क्या मतलब है इसका, TA का तो मोमेंट ऐसा ही 0 है, क्यों, क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है। TA के चलते कोई मोमेंट नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू A। TB और 4G के लिए कुछ बनेगा तो हम कहेंगे जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा उतना ही क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा होगा, नहीं तो ये रेस्ट में क्यों रहता है, वो तो घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, कौन इसको पॉइंट A में A से घुमाने की कोशिश कर रहा है, TA तो 0 है, कुछ नहीं कर रहा है। 4G कि TB देखे तो 4G A से घुमाने की कोशिश कर रहा है, TB A से घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट TB बना रहा है। अच्छा, तो कितना है, TB into perpendicular distance of line of action, ये perpendicular distance, ये डिस्टेंस कितना है दिया है 4L, it is equal to into 4L is equal to क्लॉकवाइज मोमेंट कौन बना रहा है 40, 4G हो गया 40 into perpendicular distance of line of action दिया है 3L into 3L। मारपीट करो तो मिल गया TB is equal to 30 न्यूटन, TB is equal to 30 न्यूटन। जैसे मिल गया TB 30 न्यूटन, इक्वेशन 1 में डालो, पुटिंग इन इक्वेशन 1 आपको मिला
TA इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आप कहोगे सर ये मेथड कैसे यूनिक मेथड हुआ, ये तो इसका सहारा लिया करने के लिए, ये अपना मेथड नहीं बना। नहीं नहीं, ये यूनिक मेथड है। क्यों? आप इसको बिना यूज के भी कर सकते हो। जैसे आप सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0 किए, टीबी निकाल दिए, सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0 करो, टीए निकल जाएगा। यूजिंग ओनली दिस मेथड आल्सो यू कैन कंप्लीट इट। हम लोग इसका सहारा ले लिए क्योंकि दिख रहा है आसान है। समझ में आया ना? तो हमें समझ में आया कि जो इक्विलिब्रियम है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, नेट मोमेंट विल बी ऑलवेज 0, then only you say the body is in rotatory equilibrium। और पेरेंट्स का काम है कि एंटीवायरस डालना, अंदर वायरस ना जाए। मेरा काम है सॉफ्टवेयर डालना, प्रोसेसर ठीक ठाक है, और बाहर से एंटीवायरस आ जाते हैं दोस्तों से, उससे दूर रहना। तो एट इक्विलिब्रियम द नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट नहीं घूमेगा, चलो ओ में ले लेते हैं। अबाउट ओ इज 0 मतलब पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये तो इधर ढकेल रहा है मतलब ऐसे घुमाएगा, ये भी तो इधर ढकेल रहा है मतलब ये जो F है वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये 4 है ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं 4 एंड F, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है 10। 4 के चलते क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा? 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना हुआ? ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर हुआ। और कौन बना रहा है क्लॉकवाइज? F भी बना रहा है, कितना? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर इंटू 1, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन बना रहा है? कौन है वो एंटी पार्टी? एंटी पार्टी है 10, जो इसको ऐसे पुश करके ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। कितना मूवमेंट बना रहा है? 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 10 न्यूटन फ्रॉम हियर, ये कितना है? 1 मीटर, सो 1 मीटर। मारपीट करो, 8 प्लस F इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 2। हमारे होनहार बच्चे तो पहले से बता चुके हैं, सबका आंसर आ गया था। कितना बढ़िया है। व्हाट वी सी हियर, 8 इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन बना रहा हूं। 8 इक्विलिब्रियम, पहला चीज तो कि बॉडी रेस्ट में तो सिग्मा Fy मस्ट बी 0 मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। 20 प्लस 15, कौन लिखा था 28 इसको? सो इट विल बी 35 न्यूटन। आसानी से मिल गया। अब मुझे x की बात निकालना है। टू गेट द वैल्यू ऑफ x, सिग्मा रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, सिग्मा कोई भी पॉइंट में मोमेंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, घर पे ले लो, सर पे ले लो, कहीं पे ले लो, ए पे ले लेता हूँ। सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0 मतलब ए में जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा वो सारा क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, इसीलिए नेट मूवमेंट 0 होगा। ए में कौन सा फोर्स के लिए मूवमेंट 0 होने वाला है? 15 न्यूटन के लिए। क्यों? क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू है। व्हेन द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन passes through the axis, movement produced by that force is 0। बच गए F और 20। एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? ऐसे कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है? ये बैठा है इधर। कितना मूवमेंट बना रहा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन x। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है? ये 20 ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। कितना बना रहा है? 20 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन। कितना है भाई? 7 मीटर दिया है डाटा। और x का वैल्यू क्या हो गया? 20 इंटू 7 बाय f कितना था? 35, सो इट इज 4 मीटर। x इज 4 मीटर और f इज 35 न्यूटन। यह क्या है? एक हेवी बार है AB जिसका वेट है 10 kg और ऐसे लटका हुआ है, कोई थ्रेड लगा के थ्रेड दिख रहा है आपको ऐसे। पूछा है बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये हो गया डायग्राम।
अब ये जो हिंज है, हिंज पे एक फोर्स है। थोड़ा मैं यहाँ पर हिंज के फोर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्वीकृतिपति भी 100/√3 बोल रही है, शायद इतने लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। अब ये हिंज में फोर्स जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, चलो थोड़ा सोचते हैं। अगर ये हिंज को मैं यहाँ से काट देता हूँ तो ये जो रॉड है ऐसा लटका हुआ है, ये फिसल जाएगा, मतलब हिंज इसको ऐसा एक फोर्स दे रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर ये वाल को तोड़ दूंगा तो ये धंस जाएगा अंदर, मतलब हिंज ऐसा भी फोर्स दे रहा है। मतलब यहाँ पे दो फोर्स है, ऐसा है एक ऐसा है, तो एग्जैक्ट किसी डायरेक्शन में है हमें अभी मालूम नहीं है, जबकि निकाल सकते, हमें मालूम नहीं है अभी फिलहाल। मतलब यहाँ पर कुछ एक तो फोर्स है और किस डायरेक्शन में है कोई जानकारी नहीं है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ दिए कुछ फोर्स है F, क्योंकि एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में जानना है जानकारी नहीं है और जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं है, जो पूछा है बताएंगे। अच्छा ऐसा बात है। और क्या है, और यहाँ पे कोई थ्रेड तो हड़बड़ी को पुल करता है, तो थ्रेड पुल कर रहा होगा, जो हमें निकालना है कितना जोर से पुल कर रहा है, कॉल T। और है किसका वेट कहाँ पे एक्ट करता है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब रॉड का बीचों बीच, यहाँ पे कितना दिया है 10 kg का है, मतलब 10G मतलब 100 न्यूटन का वेट है। अच्छा ऐसे करके ढेर सारी चीजें फिगर में दिखाया गया और हमें पूछा गया है कि बताओ कि व्हाट इज टी। हमें एफ नहीं पूछा गया है, थोड़ा यहाँ पर दिमाग पर जोर लगाओ। हम जानते हैं कि मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट पी इज 0, किसी भी पॉइंट में मोमेंट निकालो। सपोज हम कहेंगे हम ये पॉइंट में मोमेंट निकालेंगे, तो हमारा इक्वेशन में तो टी नहीं रहेगा, टी का मोमेंट 0 है, एफ रह जाएगा, और एफ हमें चाहिए नहीं और मालूम भी नहीं। ये पॉइंट में निकाल देंगे तो टी के लिए 0 हो जाएगा, लेकिन एफ के लिए कुछ रह जाएगा, इसके लिए कुछ रह जाएगा। एफ मुझे मालूम नहीं है, चाहिए भी नहीं, हमें एफ नहीं चाहिए, तो बेकार के एफ को इक्वेशन में क्यों रखेंगे। तो ऐसा एक पॉइंट में मोमेंट लेते हैं जहां पर मोमेंट लेने से एफ खुद ही भाग जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, बी। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, मोमेंट ड्यू टू एफ हो गया 0, चाहिए नहीं था वो ऐसे ही बाहर हो गया, चाहिए नहीं था वो ऐसे ही बाहर हो गया। बाकी रह गया कौन, टी और वेट। तो अगर किसी भी पॉइंट में मोमेंट लेने से 0 होता है तो क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है बी में, ये वेट घुमा रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ये टी घुमा रहा है ऐसे। अच्छा वेट के चलते क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, वेट के चलते क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा मालूम नहीं है, जानने के लिए हमें ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अगर ये पूरा थ्रेड का रॉड का लेंथ दिया नहीं है, वी अस्यूम L, ये मिड पॉइंट है तो दिस मस्ट बी L/2, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये लेंथ कितना होगा L/2, ये लेंथ कितना होगा L/2। अच्छा क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अगर ये L/2 है तो ये लेंथ कितना होगा, ये 60 डिग्री है। देखो तो ये पॉइंट को अगर हम P कहते हैं तो हम कहेंगे दिस इंटू BP, 100 इंटू BP इज इक्वल टू, चलो इस पॉइंट को Q कहते हैं तो हम कहेंगे इट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट T इंटू T का लाइन ऑफ एक्शन ये है, उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है BQ, और BQ मिल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हियर BP इज इक्वल टू, ये अगर L/2 है ये हो गया L/2 cos 60 दैट इज L/4, और हमारा BQ क्या है, ये पूरा चीज L है, ये 90 डिग्री है तो L cos 30 तो हो गया L cos 30 इज √3 L/2। हाँ √3 तो आ रहा है, मतलब जिनका आंसर 100/√3 था उनका सही होने का चांसेस ज्यादा है। 100 इंटू BP हो गया L/4 T, BQ हो गया √3 L/2, L हमने दिया नहीं गया था, मन से लिए थे,
L गन टू हेल, रह गया क्या, T इज इक्वल टू कितना आया 50/√3। देखो T इक्वल टू 50/√3। किसी का आंसर सही हुआ क्या, नहीं। सो द टेंशन इज 50/√3 न्यूटन। फिजिकल बैलेंस किसको कहते हैं, जिसको आप लोग तराजू कहते हो, दुकान वगैरह में देखते होगे। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, वो सामने डंडा रहता है, डंडे पे दिखाई निकल जाता है जब डब्बे पे कोई चीज रख देते हैं, वो वाला नहीं। हम बात कर रहे हैं कोई फिजिकल बैलेंस, मतलब नाउ माय रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, यू विल कोऑपरेट कीपिंग साइलेंट। तो यहाँ पर एक डंडा वाला फिजिकल बैलेंस है। इसका मिड पॉइंट में क्या होता है कि एक पॉइंटर रहता है, ऐसे ये एक पॉइंटर रहता है मिड पॉइंट में, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे झुला देते हैं, और ये डंडा को कहते हैं बीम, BEAM। अदरवाइज इस बैलेंस को भी कहते हैं बीम बैलेंस। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दो पैन होते हैं, आप इसमें क्या करते हो, जो चीज वजन करना है उसको रखते हो। मान लो कि आपको 5 kg आलू चाहिए, तो यू हैव गॉट ए स्टैंडर्ड वेट, ये मास 5 kg है, लोहे का एक मिलेगा, ये कितना, ये 5 kg, उसको इधर डालो। सो कीप इट दिस साइड, कीप इट दिस साइड, ये हो गया 5 kg का बटकरा जिसको हम कहते हैं, ये बटकरा को डाल दिए 5 kg, जैसे डाल दिए दब जाएगा नीचे। नाउ यू गो ऑन पुटिंग आलू हियर, यू गो ऑन पुटिंग आलू हियर। कब तक, जब तक ये कांटा जो है सीधा ना हो जाए, ये जैसे सीधा हो गया हम कहेंगे बैलेंस। तो इधर मान लो कि हम M1 kg का बटकरा डालें, सपोज हम M2 kg का आलू इधर डालें, और सिमेट्री से ये लेंथ अगर L है, ये लेंथ भी L है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे इसमें, ध्यान से देखो हाउ इट वर्क्स। हम कहेंगे 8 balance the pointer is vertical, क्योंकि पॉइंटर इसके ऊपर बैठा हुआ है। अगर ये थोड़ा नीचे रहेगा, मान लो ये ऐसे रह गया, मान लो कि जो बीम है, बीम थोड़ा ऐसे हो गया, तो पॉइंटर भी ऐसे हो जाएगा। सपोर्टिंग पॉइंट वही रहेगा, लेकिन पॉइंटर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो आपको वर्टिकल नहीं है। फिर इधर आओ, डालो, फिर धीरे 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 वर्टिकल हो गया, तो हम कहेंगे ये बैलेंस हो गया, पॉइंटर इज वर्टिकल। अगर हम ये पॉइंट को O कहेंगे, अब ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस आप कहोगे ये जो है इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स, बैलेंसिंग मोमेंट्स, ये मोमेंट बैलेंस करके चलता है। कैसे, ये M1G यहाँ पर खींच रहा है, अगर ये मास M1 है, यहाँ पर ये मास M2 है यहाँ पर आलू का, और ये बैलेंस हो गया, मतलब इधर ये खींच रहा है M1G फोर्स में, ये खींच रहा है M2G फोर्स में, तो हम कहेंगे सिग्मा MO इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैलेंस है तो किसी भी पॉइंट में मोमेंट निकालेंगे 0 होगा, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट जितना बनेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उतना ही बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये बना रहा है कितना ना, M1G इंटू L इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस L था, इज इक्वल टू M2G इंटू L, मारपीट करो तो क्या मिला, M1 इज इक्वल टू M2, मतलब ये जो आलू है वो 5 kg का है, ये 5 kg का है। देखो G दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, समझ में आया क्या। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या मेजर कर रहा है, मास मेजर कर रहा है, नॉट द वेट। सो पॉइंट नंबर 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट, इट मेजर्स द मास ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी का मास को मेजर करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड मीन्स नोन मास,
स्टैंडर्ड मास, कोई स्टैंडर्ड मास की हेल्प में, स्टैंडर्ड मास मतलब ये बढ़कर उसके हेल्प से आप दूसरे मास को मेजर कर सकते हो। तीसरा हुआ कि ये जो आपका काम कर रहा है इसमें देखो जी का कोई काम ही नहीं, इट विल वर्क ऑन अर्थ एज वेल एज मून, इट डजंट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ जी। मून पे जाओगे जी के जगह G/6 होगा, वो भी तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो तराजू अर्थ पे ठीक ठाक काम कर रहा है वो मून पे भी काम करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी, जी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम कर जाएगा। लेकिन however it cannot work कहां पर? in or outside a gravitational field, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, मतलब आप स्पेस में चले जाओगे, बहुत दूर में चले जाओगे, जहां पर जी का वैल्यू 0 होगा वहां पर ये काम नहीं करेगा। अगर जहां पर जी का वैल्यू 0 है तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? जी कुछ भी हो तो कैंसिल हो रहा है। अरे कुछ भी हो कैंसिल तो तब कर लोगे जब 0 नहीं है। 0 है तो भी कैंसिल कर लोगे क्या? हम कहेंगे 2 into 0 is equal to 3 into 0, 0, 0 cancel, 2 is equal to 3. No, you cannot make it like this, because for that you have to bring this 0 this side, and 0 by 0 is not defined. तो अगर जी 0 हो जाएगा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इनको तो कोई फोर्स खींचने वाले नहीं होंगे, तो मूवमेंट कहां से होगा, बैलेंस कहां से होगा, सब ठप हो गया। तो पता चला कि ये वहीं पे काम नहीं करेगा जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैलेंस का बेसिक्स। तो ये कैसे काम करता है? ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बैलेंसिंग मोमेंट्स। और इसमें क्या मेजर करता है? मास। क्या ये मून पे भी ठीक ठाक काम करेगा? हाँ करेगा। मून पे क्या, नेपच्यून पे ले लो काम करेगा, हर जगह ले लो काम करेगा, लेकिन वहां पे काम नहीं करेगा जहां पर आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। अब आप देखोगे ऐसा चीज यूज करने वाले लोग क्या होते हैं, वो जो डोर टू डोर घूमते हैं वेंडर्स, वो लोग ऐसा चीज को ज्यादा यूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वाला लेके नहीं चलते, ज्यादातर तो मछली वाला यूज करते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये है कि आप देखोगे क्योंकि ये जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हर ज्वेलरी शॉप में दे विल यूजिंग दिस। ज्वेलरी शॉप में वो लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ जी एट इंडिया इट इज क्लोज टू इक्वेटर एंड वैल्यू ऑफ जी एट अमेरिका आर डिफरेंट, बट स्टिल इट विल वर्क। लेकिन अगर आप वही मशीन लेके करोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला, इधर डिब्बा दिखता है, इधर से कोई सामान रख दो, इधर दिखता है कितना हो गया, 50 ग्राम 25 ग्राम जो भी हो गया। मान लो आप यहाँ पर 500 ग्राम सोना खरीद के गए, 500 ग्राम सोना खरीद के गए और अमेरिका में गए, मेजर किए, तो बन जाएगा 550 ग्राम, बिकॉज वहां पर तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है, अमेरिका में जी इज मोर, तो ये ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। अरे 500 ग्राम लिए, अमेरिका में आओ तो 550 ग्राम हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी एट अमेरिका इज मोर, इट इज क्लोज टुवर्ड्स द पोल। एज यू गो टुवर्ड्स द पोल द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, चलो 505 ग्राम हो जाएगा, कुछ तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, 505 ग्राम। कहने का मतलब है दिस मशीन यू कैन नॉट यूज टू मेजर द वेट ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ। अगर कोई सोने वाले ज्वेलरी शॉप में सब यूज करते हैं, उनको बोलो भाई साहब आप फिजिक्स नहीं पढ़े हो क्या? नहीं तो यू कैन ज्वाइन कोचिंग C567 कोइलनगर, ठीक है? तो ये नहीं यूज करना। तो लोग को करना क्या, हर जगह जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है इट इज विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल बैलेंस। अब जी चाहे 9.8 हो, 9.9 हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, इट विल बी कैंसल्ड आउट। लेकिन ये जो वेंडर्स घूम फिर के बेचते हैं, इसमें वो लोग गड़बड़ी करते हैं, वो लोग थोड़ा चीटिंग मेंटालिटी के होते हैं। उनमें से कुछ लोग बदमाश लोग रहते हैं, हरदम चीटिंग मेंटालिटी के होते हैं। चीटिंग मतलब करप्शन, करप्शन मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग मोर देन व्हाट यू डू। आप जितना कर रहे हो उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखने से करप्शन की जन्म होता है। तो आप जैसे एग्जाम में लिख रहे हो ना, जितना मेहनत की उससे लिख रहे हो, थोड़ा सा कुछ नहीं आ रहा है, बगल वाले को देख रहे हो
कैसे उसका कोएफिशिएंट उतार लेंगे, क्योंकि जितना मेहनत उससे ज्यादा मार्क करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर मेकिंग करप्शन लाइक। वो लोग क्या करते हैं इसमें, नोटिस करोगे ये बीम बैलेंस में गड़बड़ी रखते हैं। गड़बड़ी रखते हैं तो क्या करते हैं, ये बीम बैलेंस का ये वाला जोन का मैं फिगर कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे रहता है, ऐसा एक हुक रहता है, ये यहाँ से पैर से झूलता रहता है। वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जैसे नीचे रखेंगे, जब उठाएंगे इसको फंसा देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। वो जो चेन यहाँ से झूलना चाहिए वो ऐसे झूल रहा होगा, आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर यहाँ से ऐसे झूल रहा होगा तो क्या हो गया, इधर का लेंथ कम हो गया, इधर का लेंथ ज्यादा हो गया। नाउ द मासेस आर नॉट इक्वल, दे विल बी एबल टू चीट यू। और कभी कभार वो इसको काट पीट के थोड़ा बना लेते हैं। मान लो इधर को है सपोज 30 सेंटीमीटर, इधर रख देंगे 29.5 सेंटीमीटर, देखने से पता नहीं चलेगा 29.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर देख के पता नहीं कर पाओगे, और उसमें वो लोग चीटिंग करते रहते हैं। So if there is a physical balance, you will call it a faulty physical balance। चलो हम लोग आदमी को चीटर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि उसका फिजिकल बैलेंस ही खराब है। अच्छा, वो फिजिकल बैलेंस ऑफ अनइक्वल लेंथ है, तो उसमें से सही वेट कैसे निकालेंगे, उसको यूज करके सही वेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग दिख रहे हैं फॉल्टी फिजिकल बैलेंस का, फिजिकल बैलेंस का पार्ट 1 क्या है, जिसमें अनइक्वल बीम लेंथ इज नॉट सेम ऑन आइदर साइड, से फॉल्टी वन। तो इसमें क्या करेंगे, लेट W0 kept on left side is balanced by W1 kept on right side again, W0 kept on right side balances W2 on लेफ्ट साइड, क्योंकि फॉल्टी है ना लेफ्ट साइड। क्या है, ये सही था, बटकरा इधर डालो, आलू इधर डालो, जितना आलू निकलेगा, और बटकरा इधर डालो, आलू को इधर डालो, उतने ही आलू निकलेगा। बाय इंटरचेंजिंग थिंग्स विल नॉट चेंज। लेकिन अभी ये वाला तो फॉल्टी है, लेंथ्स आर डिफरेंट, एक तरफ छोटा लेंथ एक तरफ बड़ा लेंथ है। वैसा अगर हमारे पास है, उससे कैसे हम सही वेट निकालेंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जस्ट मिनट, आई कंटिन्यू विद, बट देन थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटाऊंगा। तो बात ये हुआ इसमें कि हम देखें एक फिजिकल बैलेंस है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिजिकल बैलेंस है, लेंथ्स आर डिफरेंट, पॉइंटर तो बेचारा बीच में है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इधर का लेंथ L1 है, इधर का लेंथ L2 है, लेंथ्स आर डिफरेंट। अब क्या हुआ, अगर लेंथ बराबर होता, इधर W0 रखोगे तो इधर भी W0 ही बैलेंस होगा, अगर लेंथ बराबर होगा तो इधर भी W0 ही बैलेंस होगा, लेकिन अलग अलग है। तो अब बोल रहा है कि इधर W0 रखो तो इधर W1 बैलेंस होता है। अच्छा, और इधर अगर W0 रखोगे, अगर सही होता है इधर भी W0 होता है, लेकिन इधर अलग अलग लेंथ होने के कारण इधर W2 बैलेंस होगा। तो W0 है कितना, W0 का वैल्यू निकालना है। कोई एक ब्लॉक है W0 जिसका वेट मालूम नहीं, इधर डाले, इधर बटकर डाले तो W1 बैलेंस हो रहा है, इधर डाले, इधर डालो तो W2 हो रहा है। इसका वेट कितना है भाई, इधर डालो तो बदल जाता है, उधर डालो तो बदल जाता है, कैसे पता करेंगे। नाउ यू लुक एट दिस केस। इस केस में, केस 1 में क्या मिलेगा, देखो तो ये W0 इज द वेट, W0 इज द वेट एक्टिंग हियर, W1 इज द वेट एक्टिंग हियर। आप कहोगे 8 बैलेंस W0 into this distance L1 is equal to W1 into L2। और क्या दूसरी तरफ करेंगे, ये हो गया केस 1, ये था केस 1, और केस 2 में क्या है, W0 into L2, इधर W0 इधर W2
W0 into L2 is equal to W2 into L1, ये हो गया केस 2, क्योंकि बैलेंस तो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग विल बी देयर बट यू विल नॉट गेट द सेम मास। अभी अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्या मिलेगा, L1 कैंसल, W0 by W2 is equal to W1 by W0, इससे मिला the सही वेट, the correct weight W0 is nothing but root over of W1 W2। तो इधर डालने से अगर W1 होता है, उधर डालने से W2 होता है, तो एक्चुअल वेट कितना है, रूट ओवर ऑफ W1 W2 हो गया एक्चुअल वेट। तो ऐसा फिजिकल बैलेंस में हम लोग ऐसे कर लेंगे। फॉल्टी वाला फिजिकल बैलेंस को लेके भी हम लोग दूसरे वाले मतलब सही वेट निकाल सकते हैं, सही मास निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉल्टी फिजिकल बैलेंस का पार्ट 2, फॉल्टी फिजिकल बैलेंस का पार्ट 2, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। फॉल्टी फिजिकल बैलेंस का पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में ये है, वो लोग क्या करते हैं, आजकल लोग चालाक हो गए, ये दोनों तरफ का लेंथ को बराबर रख देंगे, लेकिन पता चला यहाँ पर जो डाले हैं जो छोटा सा प्लेट जैसा चीज आयरन का या स्टील का या टीन का जिसके ऊपर सामान रखते हैं, इधर थोड़ा हैवी वाला रहेगा, इधर थोड़ा लाइट वाला रहेगा, ऑटोमेटिकली इधर का वेट से ज्यादा हो गया, तो फिर वो चीटिंग करने में आसान हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इक्वल बीम लेंथ, इक्वल बीम लेंथ but unequal pan weight। ठीक है, तो W0 kept on left is balanced by W1 kept on right। Again, W0 kept on right is balanced by W2 kept on left। ऐसा चीज है, मतलब अभी बीम लेंथ तो बराबर है, लेकिन पैन वेट अलग अलग है। आप देखोगे उसमें से ऐसे देखोगे, कुछ तो पूरा सॉलिड प्लेट रहेगा, इसमें घिस घिस के बीच में छेदा कर दिया होगा, छेदा कर दिया तो 50 ग्राम तो निकल गया ना। मछली वाला जो कॉस्टली 100 रुपीज केजी में बेच रहा है या 150 रुपीज केजी में बेच रहा है, 150 रुपीज पर केजी मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया करीब करीब कितना हो गया इसमें 150 रुपीज, तो कितना पैसा हो गया, 1000 गया 15 पैसा पर ग्राम। अगर वो ये प्लेट को मोटा रखेगा, ये प्लेट को पतला करके अगर 100 ग्राम भी इधर उधर कर देता है, 100 ग्राम, ये 15 पैसा पर ग्राम होता था, तो क्या हो गया 15 रुपया तो मार लिया आपसे। समझ में आया? तो इन दैट केस हमें देखना है कि कैसे करेंगे। लेट x एंड y बी पान वेट्स जो कि अलग अलग है। अब मैं फिगर से फिर से फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो हमारा फिजिकल बैलेंस, दोनों तरफ का लेंथ बराबर है। अब इधर का जो पैन है इसका वेट है x, इसका जो पैन है इसका वेट है y। अब इधर रखो W0 तो बैलेंस होता है W1 से, इधर रखो W0 तो बैलेंस होता है W2 से। तो उससे पता कैसे चलेगा W0 क्या है, क्योंकि दोनों का वेट अलग अलग है। ये हाल में इफ यू डेवलप दी बैलेंसिंग इक्वेशंस, पहला केस में क्या मिलेगा देखो, तो बैलेंसिंग इक्वेशन पहला केस में निकालेंगे तो ये इधर का वेट W रखा है, W0 रखा है और x था, तो क्या हो जाएगा W0 प्लस x हो गया पूरा चीज। इधर पूरा क्या हो गया W1 प्लस y, W0 प्लस x होल इंटू L must be equal to L into W1 plus y, L into W1 plus y।
L L कैंसल्स आउट। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे तो इक्वेशन बनेगा W2 प्लस, जब इसमें इधर W2 रखें, ये x है, W2 प्लस x इंटू L इज इक्वल टू L इंटू इधर रखें W0 प्लस y, ये भी L L कैंसल आउट। नाउ जस्ट माइनस सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट x x कट जाएगा, मिलेगा W0 माइनस W2 इज इक्वल टू W1 माइनस W0। सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा इसमें W0 को इधर ले लो, इधर 2W0 इक्वल W1 प्लस W2 और W0 का वैल्यू आएगा W1 प्लस W2 बाई 2। The actual weight is W1 plus W2 by 2। पहला केस में it was the geometric mean, now it is the arithmetic mean of the two values। समझ में आ गया क्या? देख लो, पूरा चीज को एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला केस था कि ये कोई एक फिजिकल बैलेंस है और इसका दोनों तरफ का लेंथ बराबर है, ठीक है, तो फिर इधर कुछ भी रखो बैलेंस होता है। लेकिन पहला केस में क्या था, लेंथ अलग अलग था, मान लो कि L1 था, ये L2 था, तो जब हम इधर W0 को रखे बैलेंस हुआ W1, जब इधर रखे W0 को बैलेंस हुआ W2। ये बैलेंस हुआ W1 का मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ W1 इंटू L2 must be equal to W0 इंटू L1। इसका W0 इंटू L2, क्योंकि यहाँ पे अभी W0 रखेंगे, इधर W2 होगा, इधर W0 रखेंगे तो ये कितना मोमेंट बनाएगा? मोमेंट ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज इक्वल टू W1 इंटू L1। जस्ट डिवाइड द टू साइड्स, तो L2 खा गया, मिला W1 बाई W0 इज इक्वल टू W0 बाई W1। ये W2 कहाँ गया? ये W2 था, ठीक है, इधर W2 रखे थे, W0 बाई W2 और इसको सिंप्लीफाई करो, W1 W2 इधर आ गया, W0 का स्क्वायर इज W1 W2, तो W0 क्या हो गया? इट इज रूट ओवर ऑफ। ये सबको समझ में आया, मेरे को भी समझ में आया। दूसरा केस में बोल रहा है कि नहीं वो सयाना है, मछली वाला ज्यादा सयाना, तो ये क्या किया है, दोनों तरफ का लेंथ बराबर रखा है, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े पढ़ चुके हैं, तो देखो मेरा तराजू ठीक ठाक है, दोनों तरफ लेंथ बराबर है, लेकिन किया क्या है, इधर ये वाला तो वेट ठीक है पैर, दूसरे वाले में होल बना दिया, तो उसका वेट कम हो गया। सपोज इसका वेट है x, इसका वेट है y, होना चाहिए बराबर। अब क्या किया, इधर रखा W0, तो इधर बैलेंस हुआ W1, कॉल इट इक्वेशन 1, फिर इधर रखा W0, इधर बैलेंस हुआ W2, चलो कॉल इट इक्वेशन 2। इधर W0 रखा तो पूरा वेट क्या हो गया, इसका वेट x, ये W0 मिलके हो गया W0 प्लस x, इधर W1 प्लस y, इधर W0 प्लस y, ये हो गया W2 प्लस x। बैलेंस हो रहा है भाई, मतलब ये वेट इंटू L इज इक्वल टू L इंटू ये वेट, इधर वाला वेट। सिमिलरली W2 प्लस x इंटू L इज इक्वल टू दिस इंटू L। अब ये सारा L तो एक दूसरे को खा गए। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट फाइंड द सब्ट्रैक्शन। माइनस करेंगे W0 प्लस x माइनस W2 माइनस x इज इक्वल टू W0 माइनस W2, और इधर W1 प्लस y माइनस W0 प्लस y इज W1 माइनस W0, y कैंसिल हो जाएगा। सारा W0 को एक तरफ लाओ, उधर रह गया W1 प्लस W2, तो W0 क्या हुआ, W1 प्लस W2 बाई 2। तो अगर वो फिजिकल बैलेंस कैसे भी फॉल्टी हो, ये दो तरीके से फॉल्टी हो, तो हम उसका एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं किसी बॉडी का।